हेलो फ्रेंड्स, आज फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न इंडिया के अगले एपिसोड में चल रहे हैं। लास्ट क्लास में 1929 तक हो गया था। अपन ये बता चुके थे कि लॉर्ड इरविन ने बहुत सारी आधारभूत वस्तुओं पर जो प्राइस थे, दर थी, वो बढ़ा दी थी। और इसी बीच जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के पास एक जिम्मेदारी दी जाती है एक नए मूवमेंट की दिशा प्रदान करने के लिए। तो गांधी जी नमक को मुद्दा बनाकर एक आंदोलन छेड़ने के प्रयास करते हैं। लेकिन इसी बीच लॉर्ड इरविन, जो गवर्नर जनरल है, इरविन से बात करते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे काम कर दो। बट लॉर्ड इरविन गांधी जी की शर्तों को मानने से मना करता है। इसी कारण 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़ते हुए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। अब यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है और चारों तरफ जो थी वो बंदी का माहौल है। सरकारी कार्यालय, शराब की दुकानें, सभी सरकारी मंच और सभी सरकारी चीजों का विरोध किया जाता है, बाइकआउट किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। और गांधी जी क्या करते हैं, जो समुद्री तट थे, तटीय इलाके थे, उन पर सामान्यतः नमक कानून को तोड़ देते हैं, क्योंकि नमक बनाने की जो शक्ति थी वो सरकार के पास थी। और इस वक्त गांधी जी घर घर नमक बनाना का प्रारंभ करवाते हैं और ये नमक कानून टूट जाता है। ये आंदोलन लगभग कुछ दिन तक अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और इधर ब्रिटेन की सरकार लॉर्ड इरविन पर दबाव डाल रही है कि इस आंदोलन को रुकवाओ। अगर यह आंदोलन नहीं रुका तो हो सकता है कि 1857 जैसा आंदोलन दोबारा न प्रारंभ हो जाए। अतः ब्रिटेन की सरकार डर रही है और लॉर्ड इरविन पर प्रेशर पड़ रहा है कि इसको रोका जाए। इसीलिए लॉर्ड इरविन गांधी जी से इस आंदोलन को रुकवाने के लिए बात करना चाहता है, पर गांधी जी इरविन को भाव ही नहीं देते। गांधी जी इरविन को भाव देते नहीं है। जब गांधी जी इरविन को भाव नहीं देते हैं तो इरविन के पास कोई रास्ता था नहीं। तो इरविन ने गांधी जी के एक प्रिय मित्र थे तेज बहादुर सप्रू। इरविन ने तेज बहादुर सप्रू से मुलाकात की और कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं गांधी जी के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। शायद गांधी जी मेरी बातों से कुछ खफा हो गए हैं, कुछ नाराज हो गए हैं, मैं उनसे बैठकर बात कर लूंगा तो चीजें सही हो जाएंगी। तो तेज बहादुर की मध्यस्थता के कारण गांधी और इरविन की मुलाकात होती है। तो जैसे ही इरविन सामने और गांधी जी सामने, तो इरविन गांधी जी से कहता है कि गांधी जी, मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि मैंने आपकी बातों को नहीं माना था, इसके कारण आप थोड़ा सा मुझसे नाराज हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, चल बोल क्या चाहिए तेरे को। गांधी जी बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या? गांधी जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो। गांधी कहते हैं ठीक है, ले लूंगा वापस, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? तू पहले तो जो कर है, टैक्स की जो दर है, उसे कम कर। दूसरा, नॉन वायलेंट एक्टिविटी, अहिंसा के आधार पर जितने लोग तुमने जेल में डाले हैं उन सबको रिहा करो उनको, मैं वापस ले लूंगा। बोल, मेरी शर्तों को मानने को तैयार है? अब सीधी बात है भाई, इरविन के पास कोई विकल्प तो है नहीं, तो निश्चित रूप से इरविन मानेगा ही मानेगा। और इरविन ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो अब इरविन गांधी जी से कुछ बातें रखता है। कहता है गांधी जी, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कहता है क्या? पहला तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो। दूसरा गांधी जी, ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रहा है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बात करने के लिए, मैं चाहता हूं कि गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप जाएं। मैं चाहता हूं कि आप भाग लेने के लिए जाएं। गांधी कहते हैं ठीक है, टिकट करा देना, चला जाऊंगा। अब द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हो रही है, वहां पर गांधी जी पहुंचते हैं। अब मान लेते हैं कि आरटीसी ये रही, आरटीसी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आरटीसी को कहते ही आरटीसी इसलिए है क्योंकि उसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सभी बराबरी के पद पर होते हैं, ठीक है। अब इस आरटीसी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब बराबर पे, और पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पर बात भी हो जाती है कि ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट लगभग फाइनल से भी रूप में आ गई है और इसमें इस बात पर थी कि वगैरह जो भी पॉइंट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त पूछते हैं सभी बैठे हुए लोगों से कि आप लोग सभी इसके लिए फाइनल करते हैं, आप लोग सभी एग्री हैं? अगर आप सब एग्री हैं, सहमत हैं, तो इसको आगे हम फाइनल करें और कानून बनवाने के लिए प्रयास करें। तो सबने कहा डन। जैसे ही ये लगभग पास होने की स्थिति में आ गया, तभी गेट पर खटखट की आवाज होती है। सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं। जब गेट की तरफ देखते हैं
तो एक व्यक्ति अंदर आते हैं, कोट पैंट टाई वाई लगा के। वो आके देखते हैं और कहते हैं, उसको एक प्रपोजल को, जो प्रस्ताव था उसको उठाते हैं और उस प्रस्ताव के कुछ मुद्दों को पढ़ते हैं। पहला, एक कार्यकारी परिषद बनेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, गुड। दूसरा, एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, गुड। इसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, गुड। सिखों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन होगा, गुड। क्रिश्चियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन होगा, गुड। आगे वो साफ साफ बोलते हैं कि गांधी जी, आपने मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट कौन देगा? पृथक निर्वाचन कौन देगा? गांधी ने साफ साफ बोला, अंबेडकर, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग किया, हिंदुओं से क्रिश्चियंस को अलग किया, हिंदुओं से सिखों को अलग किया, अब हिंदुओं से दलितों को भी अलग करोगे? कितने टुकड़े करोगे संविधान के? कितने टुकड़े करोगे इस हिंदुस्तान के? अंबेडकर ने साफ साफ बोल दिया, नहीं, अपने को कोई बात नहीं सुननी, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, अदरवाइज मैं इसको खारिज करता हूं। और यहीं पर अंबेडकर और गांधी के बीच तनाव पैदा हो गया और इसी कारण द्वितीय आरटीसी बिना कंक्लूजन के फेल हो गई, बिना किसी निष्कर्ष पर आए कहानी खत्म हो गई इसकी। और गांधी जी लौटकर हिंदुस्तान वापस चले आए। जब लौटकर वापस चले आए तो मीडिया वाले गांधी जी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं, गांधी जी क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला? गांधी जी साफ साफ बोलते हैं, कंक्लूजन का तो पता नहीं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान की साख को बट्टा नहीं लगने दिया, मैं हिंदुस्तान की आत्मा नहीं टूटने देना चाहता था। और गांधी इरविन के पास पहुंचते हैं और इरविन से वही बात पर विचार हो गया, क्यों इरविन साहब, तुमने तो मुझसे बोला था कि वहां पर कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन जब तुमको पता था कि जब तुम मुझे वहां भेज रहे हो तो अंबेडकर को वहां क्यों भेजा? और जब अंबेडकर को वहां भेजा तो फिर मुझे क्यों भेजा? जब तुम्हें मालूम था तनाव का मुद्दा होगा, जब तुम्हें मालूम था दोनों के बीच विवाद होगा, तो तुमने हम दोनों को सामने एक ही मंच पर क्यों रखा गया? गांधी जी इरविन से फिर नाराज हो गए और गांधी ने इस बार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दिया। लेकिन आप भी जानते हैं, निश्चित रूप से गांधी के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को जनता ने समर्थन नहीं दिया और यह मूवमेंट बिना किसी कंक्लूजन के फेल होने लग गया। अतः ज्यादा जन समर्थन, पब्लिक का सपोर्ट न मिलने के कारण गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने आप वापस ले लिया। और उसके बाद, मिटा देते हैं इसको, और उसके बाद फिर तृतीय आरटीसी, थर्ड आरटीसी होगी 1932 में, थर्ड आरटीसी होगी 1932 में। इस 1932 में जो आरटीसी हुई, इसमें साइमन की रिपोर्ट जो थी वो फाइनल हो गई, इसमें अप्रूव्ड कर दी गई, पास कर दी गई। और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। वैसे तो मैं चाहूं तो भारत के संविधान का निर्माण यहीं पर कर दूं। क्यों, कैसे? मैं ये कह सकता हूं कि आज जो भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ, उसमें 60% फीचर, 60% विशेषताएं इससे उठाई गई हैं और इसमें अधिकांश पॉइंट वही उठाए गए हैं जो साइमन की रिपोर्ट के थे। अतः मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, भारत के संविधान में बहुत सारे पॉइंट साइमन की रिपोर्ट के रखे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दूंगा कि 35 से सीधा 1950 पर पहुंचा दूंगा तो वो आपके साथ अन्याय होगा और अन्याय में कर नहीं सकता, इसलिए धीरे धीरे आराम से चलूंगा ताकि वहां तक आसानी से पहुंचा सकूं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, आ जाए। आप सभी मित्रों को वैसे एक बात बता दूं, जनरली देखो भाई, मेरे को हिस्ट्री पढ़ाना नहीं आता, ना मुझे मॉडर्न इंडिया वगैरह आती है। मैं तो सिर्फ अभी चूंकि लॉकडाउन की अवधि थी तो वैसे ही घर बैठा था, तो वैसे ही सोचा कि आप लोगों को आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी सुनाऊं। तो मैं तो सिर्फ कहानी सुनाने के उद्देश्य से आया, मॉडर्न इंडिया पढ़ाना नहीं आता, इसलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इसको पढ़ा पाऊंगा। ना कभी पढ़ा सकता हूँ, ना कभी पढ़ाने की उम्मीद करूंगा अपने आप से, ठीक है। मेरे मतलब बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, वो इसको एक्सपर्ट लोग हैं यार, वो पढ़ा सकते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता। जैसे प्रियांक सर हो गए, जावेद सर हो गए, ठीक है, ये इनको पढ़ाना आता है यार, मुझे उतना ज़्यादा आलोक सर हो गए,
ये एक्सपर्ट है इन चीज़ों के, और आप बात कर रहे हो एक ऐसे बंदे से, नॉन एक्सपर्ट से, जो मॉडर्न इंडिया पढ़ाएगा। तो आप मुझसे मत उम्मीद कीजिएगा, मैं तो बस आप लोगों को वैसे कहानी सुना रहा हूँ एक, उस कहानी में आपको आनंद आए तो आप आनंद लो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं है ना। आगे जाए। अब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इस 35 की अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? पहला, भारत एक फेडरल कंट्री बनेगा, भारत एक संघीय देश बनेगा। और इस संघीय देश का मतलब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें सारे प्रांत शामिल होंगे, प्रोविंस शामिल होंगे, ठीक है। और इसमें सारी की सारी देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे, ठीक है, देश शामिल होंगे। पहला प्रावधान तो यह था। दूसरा प्रावधान जो केंद्रीय विधानमंडल होगा, ठीक है, उसमें द्वैध शासन प्रारंभ किया गया है। द्वैध शासन, डायरकी प्रारंभ की गई है, डुअल सिस्टम प्रारंभ किया गया है। द्वैध शासन का मतलब क्या है? पहले ध्यान रखिएगा, ये जो द्वैध शासन था वो राज्यों में शामिल प्रारंभ किया गया था 1919 के अधिनियम में, और यहां पर द्वैध शासन केंद्र में प्रारंभ किया जा रहा है कि गवर्नर जनरल होगा, वो सेंट्रल के, वो अपनी मर्जी से भी कुछ काम करेगा और कुछ काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। ये पहले 1999 में था राज्य में, मतलब प्रांतों में, और 1935 में आया ये केंद्र में। तीसरा कुछ राज्य के विधानमंडल थे, मतलब राज्य नहीं, यहां पर प्रांत है। कुछ राज्य अर्थात प्रांतों के विधानमंडल जो थे वो द्विसदनीय बनेंगे। द्विसदनीय का मतलब होता है बाई कैमरल बनेंगे, मतलब 2 सदन होंगे उसके, विधानसभा, विधान परिषद, कुछ राज्यों के, ठीक है। नेक्स्ट, साथ ही इसमें एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, जो पहले आपको बता दूं 1919 के अधिनियम में बात कही गई थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना, लेकिन बाद में इसी अधिनियम के माध्यम से, 1935 के अधिनियम के माध्यम से, इस एफपीएससी का नाम जो था, एफपीएससी का जो नाम था, सीपीएससी का जो नाम था, वो एफपीएससी कर दिया गया। नेक्स्ट, साथ ही इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार कर दिया गया, पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। अब इसको, पृथक निर्वाचन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं। 1909 के अधिनियम में किसको दिया गया? मुस्लिम। 1919 के अधिनियम में किसको दिया गया? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। और 1935 के अधिनियम में इसका विस्तार किया गया है, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, ठीक है, मजदूरों को दिया गया, कुछ कैटेगरीज में महिलाओं को दिया गया। अर्थात कहा जा सकता है 1909 में कुछ, 1919 में उसका विस्तार, और 1935 में भी उसका विस्तार। यहां मेरे से किसी स्टूडेंट ने यह पूछा था कि सर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, मान लिया जाए आज की डेट में सीटों पर आरक्षण होता है, लोकसभा, विधानसभा की सीटों पर आरक्षण होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। मान लेता हूं आज कोई सीट है, जैसे मान लो कानपुर सीट है, मुझे नहीं पता आरक्षित है नहीं, मान लेता हूं आरक्षित है, तो क्या होगा? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है तो उसी कैटेगरी का बंदा उस सीट के लिए खड़ा होगा, लेकिन वोट सब डालेंगे, जनरल भी डालेगा, ओबीसी भी, एससी एसटी सब वोट डालेंगे। अर्थात मान लो मैं एससी एसटी का हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, तो मैं तुम सबसे वोट मांगने तो जाऊंगा ना, बिल्कुल, यह है आरक्षण। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है? मान लिया जाए कि मुस्लिमों के लिए ये सीट आरक्षित हो, सेपरेट इलेक्टोरेट में फिक्स हो गई आज कि ये वाली सीट ए मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो खड़ा होगा केवल मुस्लिम, मैं ही खड़ा होऊंगा, और वोट डालेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे मुझे। तो सीधा मतलब है, अब मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोटर हैं, तो मैं सिर्फ वोट मांगने किस पर जाऊंगा? मुस्लिम लोगों के पास, सिर्फ मुस्लिम लोगों के पास, सिर्फ मुस्लिम लोगों के पास। इसका मतलब मुझे सिर्फ मुस्लिमों से वोट मांगने हैं, तो इसका मतलब मैं मुस्लिमों के ही कल्याण की बात करूंगा, मुझे हिंदू और बाकी के कल्याण से मतलब नहीं है। और ऐसे ही जब दूसरी कम्युनिटी के लिए आरक्षित, वो सेपरेट इलेक्टोरेट फिक्स हो जाएगी, तो फिर दूसरी कम्युनिटी भी इसके बीच में नहीं आएगी। अर्थात क्या होगा? मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो वो सिर्फ मुस्लिमों के हित को ध्यान में रखेंगे, और हिंदू वंचित हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अंग्रेज चाहते थे कि दोनों में टकराहट हो जाए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच। इसी को कॉन्सेप्ट क्या कह रहे थे? फूट डालो राज करो। वो टकराना चाह रहे थे, टकरवाना चाह रहे थे आपको, इसीलिए टकराहट का मुद्दा आया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट केवल एक वर्ग के हित को ध्यान में रखकर आगे लाया गया था। अब यह 1935 का अधिनियम इंप्लीमेंट होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों ने इस फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय संरचना में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और कहानी निपट गई। अब इसके बाद क्या होता है? चूंकि विधानमंडल द्विसदनीय थे, इसी बीच 1936 में चुनाव हुए। 1936 में चुनाव होते हैं स्टेट में, राज्यों में इलेक्शन होते हैं। सॉरी, स्टेट नहीं, यहां पे प्रांत थे, प्रोविंस थे।
प्रांतों में चुनाव हुए। जब प्रांतों में चुनाव हुए तो ध्यान रखिएगा 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस थे। 11 में 9 प्रोविंस में कांग्रेस जीती, 9, और दो में जो थी वो गठबंधन की सरकार बनी, मिली जुली बनी। इसका मतलब 9 में कांग्रेस, ठीक है, और 2 में गठबंधन कोalition। लेकिन मुस्लिम लीग इनमें से एक भी प्रांत नहीं जीत पाई। जब नहीं जीत पाई तो इस वक्त मुस्लिम लीग के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस वक्त लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना पर एक आरोप लगाया कि जिन्ना साहब, जब तुम मुस्लिम लीग को जिता ही नहीं पाए किसी एक राज्य में, तो क्या कर रहे हो राजनीति से? या तो राजनीति से संन्यास ले लो, या तो खत्म करो राजनीति, घर बैठो अपनी दुकान खोल लो कोई परचूनी बरचूनी की, या अगर मान लो तुम नहीं कर पा रहे हो तो घर बैठ जाओ, या फिर कोई कम से कम ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ जिससे लोग तुम्हें चाहने लगे। तो अतः यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इसी वक्त, इसी दरमियान एक बात सामने आई। वो क्या बात सामने आई कि लड़के मतलब लड़के, बॉय नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लड़के मतलब लड़कर लड़ाई वाला, लड़के लेंगे। इसे कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं, मेरी थोड़ी हिंदी यहां पे कमजोर सी है। लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये नारा आने लग गया कि अब प्यार से मिलेगा तो है नहीं, इसलिए सीधे लड़के ले लेंगे अब तो हम। अतः मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग पर असर करने लगी, और मुस्लिम कम्युनिटी मोहम्मद अली जिन्ना को लाइक करने लग गई, पसंद करने लग गई। ये ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली और इकबाल दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सामान्यतः, समझ लीजिएगा यहां पर, एक ने कहा था कि मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, जबकि दूसरे ने कहा था कि उस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब था P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, I फॉर ईरान, S फॉर सिंध, और तान शब्द जो होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही पवित्र होता है। इसीलिए सामान्यतः जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, XYZ, उन सबके शब्द के नाम के आगे तान शब्द लगा हुआ है। तान ये अपने आप में एक पवित्र शब्द माना गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का एक राष्ट्र होना चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा है क्या, कि उस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। और तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान को प्यार से तो दोगे नहीं तो लड़के लेंगे। अतः मोहम्मद अली जिन्ना की छवि लोगों के दिल में सकारात्मक बनने लगी। नेक्स्ट, अब यहीं पर कांग्रेस आगे बढ़ती है और 1938 और 1939 के कांग्रेस के चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए। पहले में सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, लेकिन सुभाष की नीतियां या सुभाष की पॉलिसी ऐसी थी कि कहीं ना कहीं वो गांधी के साथ टकराहट पैदा कर रही थी। अतः दूसरे चुनाव में गांधी ने गेम खेला। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा, लेकिन गांधी ने कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनने चाहिए, और सुभाष ने पर्चा अलग भरा और गांधी के कैंडिडेट के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया गया। और यहां पर अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए। जैसे ही पट्टाभी सीतारामैया हारे और जैसे ही सुभाष की जीतने की घोषणा हुई तो गांधी के पास जैसे मीडिया वाले लोग पहुंचे तो गांधी से पूछा, गांधी जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो गांधी ने सिर्फ एक बात कही, क्या, कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और गांधी जी चुपचाप पैदल निकल के बाहर चले गए। गांधी जी ने जो कि इमोशनल होकर ये बात कही थी, अतः कांग्रेस के कार्यकारिणी के मेंबरों को गांधी की बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए सभी लोग गांधी का सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल गए और अधिकांश लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। और कांग्रेस कार्यकारिणी में केवल 2 बंदे बचे, सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट, जैसे ही ये 2 बचे और बाकी सब खाली हो गया, तो इन दोनों भाइयों ने भी सोचा कि भाई अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस यहाँ से चले गए और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। और इसी के आसपास स्टार्ट होता है 1939 से लेकर 1945 का वर्ल्ड वार, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। आ जाइए, अब जनरली द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा उसमें 2 पार्टियां हैं। पहली पार्टी जो है USA,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। तीसरा ग्रेट ब्रिटेन। और इस पार्टी में 3 व्यक्ति हैं। पहला जर्मनी जिसमें हिटलर, दूसरा इटली जिसमें मुसोलिनी, और तीसरा जापान। ये एक टीम है और ये एक टीम है। निश्चित रूप से अवधि कुछ 6 साल की है, तो 6 साल की अवधि में यहां पर अब आपको थोड़ा बहुत एक बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा तो है नहीं कि यही पार्टी जीती है। अगर ये पार्टी जीती होती तो 1939 से 40 में गेम खत्म हो जाता, या ऐसा नहीं है केवल यही जीती होगी, ये जीती होती तो भी 1939 से 40 में गेम खत्म हो जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हुआ है, अप डाउन हुए, कभी ये जीता, कभी ये जीता, कभी ये, ऐसे रहा होगा, फ्लक्चुएशन हुआ होगा इसके अंदर, तभी तो 6 साल युद्ध टिक गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। जब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है तो वो गड़बड़ किस तरफ है उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, मिटा देते हैं। आ जाओ दोस्तों, 1939 से 1945, थोड़ा वर्ल्ड के मैप के माध्यम से समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। 1939 से 1945 टाइम चल रहा है, लेकिन 1939 से 1941 ये टाइम पीरियड जो था वो यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसएसआर के जीतने का था। ये पावर में होते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं। लेकिन 1941 के बाद इनकी कहानी डावाडोल होने लगती है, और एंड 1941 का जब आएगा उसके बाद इटली, जर्मनी और जापान फायदे में हैं, ये जीतने वाले हैं। अब यहां पर तो दोस्तों 1939 से 1941 तक ये रहता है कि यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसएसआर का पक्ष मजबूत होता है। 1941 के एंड से और जो 1942 की जो स्टार्टिंग हुई उससे इटली, जर्मनी और जापान मजबूत होने लगते हैं। अब इधर क्या होता है, जो गांधी जी थे, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, मैं इस पर 3 एंगल समझाऊंगा। 3 एंगल कैसे कैसे। पहला समझाऊंगा महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वॉर को किस तरीके से देखा। दूसरा समझाऊंगा सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि से कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ल्ड वॉर को कैसी दृष्टि से देखा। और तीसरा समझाऊंगा वर्ल्ड वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका परिणाम कैसे कैसे और क्या निकल के आया और क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में कहानी में। ठीक है, तो पहले चलते हैं महात्मा गांधी की दृष्टि से। अब होता क्या है, थोड़ा सा महात्मा गांधी को समझने के लिए थोड़ा सा, मुझे तो मैप वगैरह तो बनाना आता नहीं लेकिन फिर भी दिमाग लगाता हूं। ये इंडिया नाम का एक देश है, ठीक है। इधर छोटे मोटे देश हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह वगैरह, ये इंडिया का अंडमान निकोबार, और इधर जो है वो है जापान। ठीक है, और थोड़ा सा और चलते हैं साफ और समझने के लिए। इधर जो देश है वो ग्रेट ब्रिटेन, अभी जो भारत गुलाम है वो ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम है, और इधर जापान जो है वो दूसरी पार्टी है। जब 1942 के जनवरी फरवरी के महीने में जापान जब जीतते जीतते इस तरफ आ चुका है, इन क्षेत्रों को जीत चुका है, इन क्षेत्रों पर लगभग कब्जा कर चुका है या करने की स्थिति में है। अब गांधी जी के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, वो ये कि यार अगर जापान इनको जीत गया तो इस पर कब्जा करेगा, और ब्रिटेन इनको हारेगा तो ब्रिटेन खाली कर देगा। उसके बाद जापान का अगला टारगेट होगा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार सबसे पहले कब्जे पे लेगा, और इसके बाद जापान इंडिया पर कब्जा करेगा। और जैसे ही जापान इंडिया पर कब्जा करेगा, क्योंकि जापान की पोजीशन बहुत मजबूत है, तो ब्रिटेन की पोजीशन कमजोर हो रही है, तो जापान सीधा ब्रिटेन को सबसे पहले कहेगा यहां से भाग, तो ब्रिटेन इंडिया को खाली कर देगा। और जैसे ही ब्रिटेन इंडिया को खाली करेगा, जापान इंडिया पर कब्जा कर लेगा, और इंडिया जापान का गुलाम बन जाएगा ब्रिटेन की जगह। गांधी के दिमाग में आ रहा है कि अगर इंडिया आज जापान का गुलाम बन गया तो मामला तो वही अटक गया कि आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए। आज तक 100-150 सालों से ब्रिटेन के गुलाम में थे हम, ब्रिटेन की कॉलोनी में थे, और अब जापान हम पर कब्जा कर लेगा, जापान हम पर राज करेगा, तो इसका मतलब हमारा तो शासन कभी आएगा ही नहीं। अब जापान ने भारत में महात्मा गांधी सोचते हैं कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि ये कहानी यहीं की यहीं आसानी से निपट जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कहानी अंग्रेज समझ भी ना पाए और बहुत कुछ हो जाए। अब गांधी ने सोचा इस वक्त भारतीय लोगों को जगाने की जरूरत है, लेकिन गांधी जानते थे कि भारतीय लोग ऐसे जागेंगे नहीं,
और जगाने के लिए गांधी को कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अतः इस वक्त एक रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या था? अब अगर गांधी चाहते तो अंग्रेजों से कह देते कि भाई तुम लोग चले जाओ यहां से, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर गांधी ऐसा कहेंगे तो अंग्रेज गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे। गांधी जी को यह भी पता था कि दूसरी बात, गांधी ये भी जानते थे कि भारत की जनता इतनी जल्दी जागेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त करीब 80-85% क्षेत्र तो गांव में था, और गांव के लोगों को जगाना आसान नहीं था, वहां तक एडवर्टाइजमेंट भी करना मुश्किल है। अतः गांधी जी ने गुजरात में एक स्थान पर मीडिया की कॉन्फ्रेंसिंग रखी, मीडिया के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी थे। सारे मीडिया कर्मी आ गए। अब गांधी जी के सामने सारे मीडिया वाले बैठे हुए हैं। गांधी जी कहते हैं, अगस्त की तारीख है, गांधी जी कहते हैं कि मैं अगस्त के इतने तारीख को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर एक रैली या एक सभा आयोजित करूंगा, और ये रैली इतने बजे से इतने बजे तक चलेगी। मीडिया वालों ने पूछा, गांधी जी टॉपिक का मुद्दा क्या होगा, मतलब टॉपिक क्या होगा, किस मुद्दे पर आप बोलोगे जनता के सामने? तो गांधी जी ने कहा, मुझे किस मुद्दे पर बोलना है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने बच्चों से और अपने परिवार से प्यार करते हो, वो लोग एक बार सुनने के लिए मुझे जरूर आए। गांधी जी ये क्या मुद्दा हुआ? आप मतलब आपको वो सुनने के लिए आए जो आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो? हाँ, मैं वही कहूंगा कि जो लोग अपने बच्चों और अपने परिवार से प्यार करते हो वो सुनने के लिए आए, जो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते वो मुझे सुनने ना आए। गांधी जानते थे लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए गांधी ने कान ऐसे पकड़ने की तुलना में कान को उल्टे तरीके से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जहां पर हम लोग सोचना बंद करते हैं ना, वहां वो सोचना शुरू कर रहे थे। गांधी को पता था गेम बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, इसीलिए गांधी ये मैटर दे देते हैं मीडिया वालों को, और ये न्यूज में चलने लगता है। और इसी रैली और सभा को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए गांव-गांव तक, गली-गली तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक प्रचार प्रसार किए गए। सभी भारतीय लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। और तो और मान लो मेरी एज ज़्यादा है, तो मैं अगर कोई पर्चा लेके दूसरे को दूंगा कि भाई ये रैली है आ जाना, तो अंग्रेज मुझे गिरफ्तार कर सकते थे। इसलिए इसमें बच्चों का सहारा लिया गया था, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, 7-8, 9-9 साल की लड़कियों का सहारा लिया गया, 9-9 साल के बच्चों का, लड़कों का सहारा लिया गया। और इसी के अंदर वानर सेना और मंजरी सेना बनाई गई थी। वानर सेना लड़कों की थी और मंजरी सेना लड़कियों की थी। इसी मंजरी सेना की एक सदस्य थी श्रीमती इंदिरा गांधी, पहले। और बच्चे वो पर्चों को ले जाते थे, लोगों को देते थे, बच्चों पर कोई डाउट ही नहीं करता था। बड़ों पर तो डाउट कर सकता था, अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे। अतः इस रैली और सभा को सक्सेस करने के लिए उस टाइम के बंबई के बहुत सारे व्यापारियों ने, बहुत सारे लोकल व्यक्तियों ने वहां पर सपोर्ट किया, और सफल बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी की जान लगा दी। और अब मान लेते हैं रैली परसों है, सभा परसों है, तो पूरे ग्वालियर टैंक मैदान को स्पीकर लगा दिए गए हैं, लोगों के बैठने के लिए जब व्यवस्था कर दी गई, कुछ जगहों पर कुर्सियां, कुछ जगहों पर जमीन पर बैठना है, और सब कुछ माइक स्पीकर सब लगे हुए हैं। 2 दिन पहले मीडिया वाले गांधी के पास आते हैं, पूछते हैं, गांधी जी परसों कितने बजे शुरू करोगे? गांधी ने कहा, इतने बजे शुरू करूंगा। मीडिया वालों ने दूसरा क्वेश्चन बोला, गांधी जी आपके अनुसार कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं? गांधी ने जवाब उल्टा दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन 10 से 12-15 हजार लोग तो अपने बच्चों से प्यार करते ही होंगे। गांधी का मतलब था कि इतने लोग आएंगे। तीसरा क्वेश्चन किया, गांधी जी आप परसों क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? गांधी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बात बोली, मुझे लगता है कि आपको परसों तक का इंतजार करना चाहिए। मीडिया वाले चुप हो गए। अब क्या हुआ? ये है बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, यहां परसों होनी है रैली या सभा। इस मैदान के 3 रास्ते हैं, मैदान के 3 रास्ते हैं। ये मान लेते हैं मंच यहां पर बनाया गया है, लोगों के आने के रास्ते तीनों जगह हैं। अगले दिन भीड़ आना शुरू होती है, सुबह भीड़ आना शुरू होती है। गांधी जी, एक व्यापारी मित्र थे गांधी जी के बंबई में, उन्हीं के घर पर रुके हुए थे, और गांधी ने 1 दिन पहले से ही किसी भी मीडिया कर्मी और किसी से भी मिलने से मना कर दिया था।
अपने जो मित्र थे, उनकी जो पत्नी थी, उनसे साफ साफ कह दिया था, मुझसे कोई मिलने आए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन अगर महादेव आए तो महादेव को मना मत करना। एक्चुअली महादेव देसाई गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे। कुछ समय पश्चात महादेव देसाई आते हैं। महादेव देसाई ने गेट खटखटाया, उनकी पत्नी ने गेट खोला, व्यापारी मित्र की पत्नी ने गेट खोला। पूछा कौन? उन्होंने कहा महादेव, मुझे गांधी से मिलना है, बापू से मिलना है। तो उन्होंने कहा ऊपर है। वो गए। तब गांधी कुछ रख के सामने पढ़ रहे थे। गांधी ने पूछा हाँ महादेव क्या हुआ? महादेव ने कहा बापू बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्या हुआ महादेव? बापू आपने जितनी कल्पना की थी भीड़ उससे ज्यादा आ चुकी है। बापू पूरा मैदान भर चुका है, गलियों में भी लोग खड़े हैं और बापू भीड़ आती जा रही है, उसको रोक नहीं पाएंगे अब। एक काम करो महादेव, हम सभा जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन बापू लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, जो रास्ते आ रहे हैं उन रास्तों पर भी स्पीकर लगा दो, मेरी आवाज लोगों तक पहुंच जानी चाहिए अगर लोग ना आ पाए तो। लेकिन बापू लोग दीवारों पर बैठे हैं, लोग घरों की छत पर बैठे हैं, लोग इतनी भीड़ हो चुकी है कि उसको रोकना मुश्किल है। ब्रिटिश सरकार भी सतर्क हो चुकी है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा महादेव, सब्र करो। अब सभा शुरू होती है, गांधी को स्टेज पर पहुंचाया जाता है। जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं लोग नारा देते हैं, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। गांधी ने कहा आप लोग शांत हो जाओ। गांधी की हालत देखकर लग रहा था कि गांधी शायद एक दिन से कुछ खाए नहीं है, सिर्फ तन पर धोती पहने हुए थे। गांधी ने कहा आप लोगों पर मैं सीधी सीधी बात करूं या घुमाकर बात करूं? लोगों ने कहा सीधी सीधी बात करो, मुद्दे की बात करो। अच्छा, तो गांधी 2-4-5 मिनट तक बोलते हैं, फिर कहते हैं आप में से कोई मेरे साथ मंच पर आना चाहेगा? लोगों को डर लग गया कि गांधी क्या बोलने वाले हैं, क्यों बुला रहे हैं मंच पर। तो किसी ने कहा मैं आना चाहता हूं, आ जाओ। गांधी माइक वाले से कहते एक माइक इनके लिए भी लगाओ। माइक लगाया जाता है। तब गांधी और उसके बीच एक बात होती है। कुछ मैं आपको क्लियर कर दूं कि निश्चित रूप से इतिहास या हिस्ट्री पढ़ना या उसे समझना या याद करना बहुत टेढ़ा काम है। इसीलिए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे द्वारा आपको समझाने के लिए उसमें कुछ एडिटिंग की जा सकती है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आपको समझ में आ जाए ये मेरा उद्देश्य है। माइक लगाया जाता है। गांधी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं हबीब। अच्छा हबीब, मुसलमान हो? हाँ। क्या काम करते हो? कारपेंटर हूं, बढ़ई हूं। अच्छा, कितना रुपए कमा लेते हो? गांधी जी काम के ऊपर है, कभी 3 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 1 रुपए। उस टाइम पर 1-2 रुपए 100-150 रुपए के बराबर थे। अच्छा हबीब, एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? गांधी जी, मेरी अम्मी है और मेरी पत्नी है और एक बहन है। कितने साल की बहन है? गांधी जी 18-19 साल की है। और कौन है? मेरी बेटी है, 6-7 साल की हो गई। अच्छा, बहन की शादी के लिए लड़का नहीं देखा? गांधी जी देख रहा हूं पर अभी पैसे नहीं है। अच्छा, अच्छे आदमी हो, नेक दिल इंसान हो। जी गांधी जी। हबीब, एक बात पूछूंगा, जवाब दोगे? जरूर दूंगा गांधी जी। हबीब, एक दिन शाम को तुम अपने काम से लौटो और तुम अपनी पत्नी से कहते हो कि खाना बना दो, भूख लगी है। तो पत्नी सामने चूल्हे पर रोटी बनाती है और तुम पास में बैठे होते हो। तुम्हारी बहन रोटी पर घी लगा के तुमको देती है और सब्जी तुम्हारे सामने रखती है। तुम अपनी बेटी को भी अपने हाथ से खाना खिलाते हो और खुद भी खाते हो। और तुम्हारी माँ चारपाई पर लेटी है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है और अभी तुम दरवाज़ा खोलने जाते हो तो वहाँ पर 4-5 अंग्रेज लोग बंदूक लेके आते हैं और हबीब तुमको खिड़की के सहारे दोनों हाथ बांध देते हैं
और दोनों पैर भी तुम्हारे वही बांध देते हैं। और हबीब तुम्हारे ऐसे बांध दिया जाता है कि तुम छूट नहीं सकते। हबीब उस वक्त वो अंग्रेज दोनों के दोनों तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के साथ सारे कपड़े उतार कर कुछ गलत काम कर देते हैं, और सब के सब बारी बारी से करते हैं। और हबीब जाते जाते तुम्हारी बेटी को लात मार देते हैं, और तुम्हारी माँ की चारपाई पर लात मार देते हैं, और तुम्हारी पत्नी को घसीट के ले जाते हैं। हबीब जब तुम्हारे सामने ऐसा हो रहा होगा तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना हबीब, अच्छा लग रहा होगा ना। गांधी जी, मेरे साथ कभी ऐसा होगा तो मैं खुदा से दुआ करूंगा कि ऐसा दिन आने से पहले वो मुझे अपने पास बुला ले। अभी पिछले 150 सालों से ये अंग्रेज हमारे माँ बहन बेटियों के साथ यही करते हैं। अभी हम आज इनके गुलाम हैं। इन्होंने ब्रिटेन से आके आज हमको लूट लिया, हमारे ऊपर अत्याचार किया। अभी हमसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी आज इन अंग्रेजों ने हमको नहीं छोड़ा तो ये जापान वाले ब्रिटेन को हरा के हमारे को गुलाम बना लेंगे जापान वाले। अभी इन लोगों से बोलो ना कि अंग्रेजों से बोले भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। बस गांधी को यही मैसेज देना था कि लोगों के अंदर एनर्जी आ जाए, क्या कि भारत छोड़ो में आंदोलन में साथ दो। यहां से गांधी ने स्टार्ट करवाया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी को तो बस लोगों में हॉर्लिक्स डालने की जरूरत थी, डाल दिया, और गांधी के साथ ऐसा पॉजिटिव माहौल बना दिया कि महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा सब के सब भारत छोड़ो आंदोलन में साथ देने लग गए, और अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन हिला दी। गांधी ने जानबूझ के टेढ़ा एंगल अपनाया था। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट अंग्रेजों से बोलते कि भारत छोड़ो तो अंग्रेज अरेस्ट कर लेते। इसीलिए गांधी ने पहले पब्लिक का सहारा लिया, और जैसे ही पब्लिक का सहारा मिला खेल खेल दिया बहुत बड़ा। अंग्रेजों ने गांधी को और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब होना क्या था? क्यों? गांधी को तो सिर्फ लोगों को बूस्टर पिलाना था, पिला दिया ना। अब भारत छोड़ो आंदोलन बिना नेता के सक्सेस होगा, सफल होगा। ये इंडिया का पहला आंदोलन था जिसमें लीडर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी पब्लिक सब कुछ करने के लिए तैयार है। और अब भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। इसके बाद क्या होगा इसकी बात करते हैं कल। अच्छा लगे हो तो शेयर कीजिएगा, दूसरों से कहिएगा सब्सक्राइब करें। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी कल फिर मिलता हूं टाइम पर। थैंक्स।